मंसूर रात के खाने के वक्त वापस आया। अरुणा कुछ डरी डरी सी रहने लगी थी। उस पर रानी का डर सवार हो गया था, जो मैंने उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहती थी कि तुम कब तक हमारे साथ रहोगे। वो चुड़ैल किसी रोज चुपके से मंसूर को मरवा देगी। अरुणा का डर बजा था। मैं उसे तसल्लियां तो देता रहा था, लेकिन मैं खुद यही खतरा महसूस कर रहा था कि अब रानी मंसूर पर भरपूर वार करेगी। रानी में इंसानी जज्बात थे ही नहीं। वो मेरी मोहब्बत का दावा तो किया करती थी और मैं महसूस करता था कि मुझे वो दिल की गहराइयों से चाहती है। फिर भी मैं डरता था कि उसे जब कभी इंसान के खून की ज़रूरत पड़ी और उसे कोई और ना मिला तो वो मेरी गर्दन पर छुरी फेर देगी। हम तीनों ने इकट्ठे खाना खाया और मंसूर ज़्यादातर रानी की ही बातें करता रहा। उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ज़ख्मी थोड़ी सी देर के लिए होश में आया था। डॉक्टरों ने यकीन दिलाया है कि वो मरेगा नहीं और वो 2 दिनों के बाद बयान देने के काबिल हो जाएगा। मैं शाम को उसे देखने गया था, मंसूर ने बताया। उसे अफसरों के अलग कमरे में रखा गया है। उसे खून दिया जा रहा है। कमरे के बाहर 2 पुलिस कांस्टेबल राइफलें लिए बैठे हैं। मैं जब कमरे में गया तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे जख्मी ने जरा सी आंख खोली हो। वो शायद होश में था और उस पर नींद का गलबा था। हम खाना खा चुके तो बैठे बातें ही करते रहे। तकरीबन 1 घंटे के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मंसूर मेरे मुतल्लिक बहुत मोहतात था। ज़रूरी नहीं था कि जो कोई भी आया है वो इस कमरे में भी आएगा जहां हम बैठे थे। फिर भी मंसूर ने मुझे सर से इशारा किया और दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर चला गया। मैं पलंग के नीचे चला गया। मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मंसूर ने बुलंद आवाज़ से कहा, अरुणा, रानी आई है। मैं समझ गया कि मंसूर ने खबरदार किया है कि रानी आई है। अरुणा दौड़ती हुई दूसरे कमरे में चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हैरान हुआ कि रानी क्यों आई है। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया ताकि वो सब उस कमरे में बैठ जाएं। कुछ देर के बाद मैं पलंग के नीचे से निकला और दरवाजे के साथ जा खड़ा हुआ। अरुणा ने अक्लमंदी की थी कि दूसरे कमरे में जाते जाते इस कमरे की बत्ती बुझा गई थी। इस दरवाजे में एक दर्ज इतनी चौड़ी थी कि उसके साथ आंख लगाकर दूसरे कमरे का खासा बड़ा हिस्सा नजर आ जाता था। मैंने उस दर्ज के साथ आंख लगाई तो मुझे रानी सामने बैठी नजर आई। उससे ज़रा हटकर दूसरी कुर्सी पर मंसूर बैठा था। अगर मंसूर ये ना कहता कि रानी आई है तो मैं कभी ना मानता कि ये औरत वन मंदिर वाली या पुलिस की स्पेशल ब्रांच वाली रानी है। रानी तो जवान थी, लेकिन अब मैं उसके चेहरे से बता सकता था कि उसकी उम्र 40 साल से खासी ऊपर चली गई है। मैंने उसके चेहरे पर 2 लकीरें देखी। उसकी आंखों के नीचे वो झुर्रियाँ नुमाया थी जो बुढ़ापे का पता देती हैं। इतना ज़रूर है कि उसे देखने वाले ये कह सकते थे कि ये औरत जवानी में बड़ी ही हसीन और दिलकश रही है। मैंने उसके माथे पर 2 गहरी लकीरें देखी। मैंने उसे 3-4 रोज़ ही पहले देखा था और मैंने उसे इतनी करीब से देखा था कि उसकी और मेरी सांसें एक हो गई थी। इतनी करीब से देखने के बावजूद मुझे उसके चेहरे पर बुढ़ापे के ये आसार नजर नहीं आए थे जो मैं अब देख रहा था। रानी ने दरगाह में एक बार हारी हुई सी आवाज़ में मुझे कहा था कि उसकी वो पुरस्रार ताकत जो उसने मालूम नहीं कौन से ऋषि या गुरु से हासिल की थी, ख़त्म होती जा रही है। मैंने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया था। ये ख्याल मुझे ज़रूर आया था कि गुनाह और शैतानियत इंसान को इंसानों का हाकिम तो बना सकती है, लेकिन गुनाहों और शैतान ने किसी से कभी वफा नहीं की। रानी को एक ना एक दिन बूढ़ा तो होना ही था, लेकिन मैं ये देखकर हैरान हो रहा था कि वो तो पलक झपकते जवानी से बुढ़ापे में जा गिरी थी। इस रानी ने तो अंग्रेज़ों जैसी चालाक और दानिशमंद कौम को उंगलियों पर नचा लिया था। अब भी वो सही मायनों में रानी या मलका बनी हुई थी। फ़र्क सिर्फ यह था कि उसके सर पर ताज नहीं था। अब मैं उसे देख रहा था कि वो चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर मौत की उदासी थी और उसकी आंखों के दिए बुझे हुए थे। उसकी आंखें तो मुस्कुराया करती थीं। उसकी आंखों में कोई भूले भटके झांक ले तो वो शख्स यूं बेबस हो जाता था जैसे किसी ने जादू के जोर से उसके जिस्म की सारी ताकत सल्ब कर ली हो। मंसूर, रानी ने ऐसे कहा जैसे उसने सिसकी ली हो। मैं कुछ कहने आई हूँ और ये उम्मीद लेकर आई हूँ कि तुम अरुणा पर रहम करोगे और मेरी बात को टालोगे नहीं। मैं चाहती हूँ कि अरुणा अपने घर में इसी तरह हंसती खेलती रहे। तुम मुझे धमकी देने आई हो रानी? मंसूर ने बावकार से लहजे में कहा। तुम जानती हो कि मैं सिर्फ काम की बात सुना करता हूँ। तुम जो कहने आई हो वो फौरन कहो और मेरा जवाब सुनकर चली जाओ। धमकी तो कमज़ोर इंसान दिया करता है, रानी ने कहा। जो इंसान कुछ कर सकता है और जो करने की ताकत रखता है वो धमकी नहीं दिया करता। मैं तुम्हें खबरदार करने और तुम्हारे साथ एक सौदा करने आई हूँ। तुम मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हो, लेकिन तुम अभी तक महसूस नहीं कर सके कि जिसकी निशानदही पर तुमने जमालुद्दीन और उसके एक साथी को कत्ल किया है और मेरे घर पर छापा मरवाया है, वो शख्स अंग्रेज़ का मफरूर मुजरिम नहीं, वो मेरा कैदी है। वो मेरी जंजीरें तोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वो किसी भी वक्त तुम्हारे पाँव के नीचे से ज़मीन खींचकर मेरे पास आ सकता है।
तुमने फिर कहानी को लंबा कर दिया है, मंसूर ने कहा। मतलब की बात करो। मतलब की बात यह है कि तुम्हारे डीआईजी और आईजी तक को मैंने मनवा लिया है कि मेरा ताल्लुक किसी जराइम पेशा गिरोह के साथ नहीं। रानी ने कहा, लेकिन तुम अभी तक ये साबित करने की कोशिश में लगे हो कि मेरा ताल्लुक दहशत पसंदों के साथ भी है और जमालुद्दीन के गिरोह के साथ भी। अगर तुम कहोगे कि तुम ऐसा नहीं कर रहे तो मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि आज शाम तुम अस्पताल में उस जख्मी को देखने क्यों गए थे? ये तुम्हारा केस नहीं, अब ये केस CIA के पास चला गया है। तुम मुझसे जवाब तलबी कर रही हो रानी? मंसूर ने पूछा और रानी का जवाब सुने बगैर बोला, तुमने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है। मुझसे ये तवक्को ना रखो कि मैं तुम्हारे डर से ये कहूँगा कि नहीं रानी, मैं तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहा। जिस अंदाज से तुम बात कर रही हो ये चैलेंज का अंदाज है। मुझे चैलेंज करोगी तो मैं इसका अमली जवाब दूंगा। तुम अपने आप को सचमुच की रानी समझ बैठी हो, लेकिन पुलिस अफसरों की नज़र में तुम एक मुखबिर हो। तुम्हारी कोई सरकारी हैसियत नहीं। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हम जब अपने किसी मुखबिर को लटकाने पर आ जाते हैं तो उसे उल्टा लटका दिया करते हैं। मुझे धमकियां मत दो। तुमने किसी सौदे की बात की थी, वो सौदा क्या है? वो सौदा भी तुम्हारे फायदे के लिए है, रानी ने जवाब दिया। तुमने एक बड़े खतरनाक मफरूर कातिल, डाकू और जर्मनों के जासूस को पनाह दे रखी है। तुमने दहशत पसंदों के गिरोह को गिरफ्तार करवाकर और फिर डाकुओं के एक गिरोह को तोड़कर अंग्रेजों को यह बताया है कि तुम बड़े ही काबिल और दलेर इंस्पेक्टर हो और तुम DSP बनने के काबिल हो। ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुमने बंदूक किसके कंधे पर रखी हुई है। तुम क्या समझते हो कि मैं अंग्रेज अफसरों को ये नहीं बता सकती कि तुम्हारे इन 2 कारनामों के पीछे कौन सा खुफिया हाथ है? मैं तुम्हें कल शाम से पहले गिरफ्तार करवा सकती हूँ। रानी की इस धमकी से मैं चौंक पड़ा। मंसूर ने भी कोई जवाब नहीं दिया था। अरोना, जो ऐसी जगह बैठी थी कि दर्द से मुझे नजर नहीं आती थी, दौड़कर रानी के सामने फर्श पर दोजानो हो गई और उसने रानी के दोनों हाथ पकड़ लिए। खुदा के लिए रानी, अरोना ने इल्तजा की, मुझ पर यह जुल्म ना करना, मेरा सुहाग। कमरे में मंसूर की गरज सुनाई दी, अरोना खड़ी हो जाओ। अरोना डर कर उठ खड़ी हुई। मंसूर ने कहा, यह मत भूलो कि तुम किसकी बीवी हो। जहां बैठी थी वहीं जा बैठो। अरोना उठी और थकी थकी सी चाल चलती उधर ही चली गई जिधर से आई थी। रानी, मंसूर ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि मेरे घर से निकल जाओ, सारी रात बैठी रहो। अपने घर में तुम्हें इज्जत से बिठाऊंगा, लेकिन ये सुन लो कि मैं वो कुछ कर गुजरूंगा जिससे तुम मुझे रोकने आई हो। मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलाता हूं कि तुम्हारी कोई सरकारी हैसियत नहीं। अब बताओ सौदा क्या है? क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो मंसूर कि मोहम्मद खान तुम्हारे पास है? रानी ने कहा, अगर वो तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है? हाँ, मुझे मालूम है वो कहाँ है, मंसूर ने कहा। आगे बोलो। उसे मेरे हवाले कर दो, रानी ने तहकमाना लहजे में कहा। यह हुक्म मुझे उस वक्त देना जिस दिन तुम पुलिस की IG बन जाओगी, मंसूर ने कहा। आगे बोलो। होश में आओ मंसूर, रानी ने उसी लहजे में कहा। तुमने एक सांप को अपने कब्जे में रखा हुआ है। ये सांप तुम्हें डंक नहीं मारेगा, लेकिन सपेरे तुम्हें जान से मारकर अपने सांप को ले जाएंगे। मोहम्मद खान के पीछे मैं अपनी जान दे दूंगा, मंसूर ने कहा। और सुनो रानी, तुमने जो कुछ कहना था वो कह चुकी। मैं इस बहस को इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सी बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात जो मैं ज़रूरी बता देना समझता हूँ। तुम्हारे खिलाफ इस कदर शहादत मौजूद है कि तुम्हें अगर सजाए मौत ना दी गई तो उम्र कैद अबूर दरियाए शोर ज़रूर मिलेगी। वो ज़ख्मी जिंदा है और जिंदा रहेगा। कल शाम तक उसका इकबाल जुर्म कलम बंद कर लिया जाएगा। मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा और मैं तुम्हारे साथ कोई सौदा भी नहीं कर रहा। अगर तुम इस तरह बात ना करती जिस तरह तुमने की है तो शायद मेरे दिल पर कुछ और असर होता। मैं भी इंसान हूँ रानी, पत्थर नहीं। मेरा तुम्हारा बड़ा पुराना साथ है। मुश्किल यह है कि तुम शैतान की पुजारन हो और मैं उस खुदा को मानता हूँ जिसके कब्जे में मेरी जान है। तुम मुझे चैलेंज करने आई थी, मैंने तुम्हारा चैलेंज कबूल कर लिया। मैं चाहूँ तो तुम्हारे खिलाफ झूठे मुकदमे खड़ा कर सकता हूँ। किसी भी पुलिस इंस्पेक्टर के लिए किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा साबित करना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसी झाक नहीं मारूंगा। तुम्हारे खिलाफ सही मुकदमे और सच्ची शहादत मौजूद है। और रानी, ये दिल्ली है, बंगाल का बन मंदिर नहीं। वहां अंग्रेजों को तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए तुम्हारे वो जुर्म बख्श दिए गए थे। अब तुम हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत में बैठी हो। अंग्रेजों को जरा सा इशारा मिला तो वो तुम्हारी खिदमात को नहीं देखेंगे, बल्कि वो तुम्हारे जराइम का रिकॉर्ड देखेंगे। मंसूर बोलते बोलते चुप हो गया। मैं रानी के चेहरे पर एक तब्दीली देख रहा था। ऐसे लगा जैसे वो बैठे बैठे मजीद 7-8 साल बूढ़ी हो गई हो। उसकी आंखें मंसूर के चेहरे पर जमी हुई थी। उसने गर्दन घुमाई, छत की तरफ देखा, फिर उसका सर झुक गया। कमरे में इतनी गहरी खामोशी हो गई जैसे वहां कोई भी ना बैठा हुआ हो। मैं समझ गया कि उसे मालूम हो गया है कि उसके खिलाफ ये तूफान खड़ा करने वाला मैं हूं। वो मुझे मंसूर से मांग रही थी। उसका मकसद
इसके सिवा और क्या हो सकता था कि वो मुझे पुलिस के हवाले करना चाहती थी। मेरे जी में आई कि मैं उस कमरे में चला जाऊं और अपना आप रानी को दिखाकर कहूं कि मुझे गिरफ्तार करवा दो, और इसके साथ ही मैं उसका गला घोंट दूं और उसकी लाश जमुना में फेंक कर दिल्ली से निकल जाऊं। रानी, मंसूर की धीमी सी आवाज ने मुझे ख्यालों से निकाल लिया। वो रानी से कह रहा था, तुम खत्म हो चुकी हो। क्या तुम आईने में अपना चेहरा देख कर नहीं आई? मैं तुम पर तंज नहीं कर रहा, मेरी एक बात मान लो, शैतान के रास्ते से हटाओ। मंसूर ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, घबराती हो तो मेरा हाथ पकड़ लो, खुदा की कसम सर आंखों पर बिठाऊंगा, पूरा साथ निभाऊंगा। शर्त यह है कि मुझे यकीन दिला दो कि तुम उस रास्ते पर आ गई हो जिस रास्ते पर मैं तुम्हें लाना चाहता हूँ। ये भी सुन लो रानी, मैं इस वक्त इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं बोल रहा, और मैं उस आदमी की हैसियत से भी नहीं बोल रहा जिसे तुमने धमकियां दी हैं। मेरे खलूस को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें भयानक अंजाम से बचाना चाहता हूँ। अगर वादा करो तो तुम्हारे खिलाफ जो शहादत इकट्ठी हो गई है मैं उसे उल्टा सकता हूँ। आजमा देख लो रानी। कमरे में फिर सकूत तारी हो गया। रानी का सर अभी तक झुका हुआ और मंसूर का हाथ अभी तक उसकी तरफ बढ़ा हुआ था। रानी ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। बल्ब की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि रानी की आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता सर घुमाकर मंसूर की तरफ देखा और उसका बड़ा हुआ हाथ अपने हाथ में लेकर अपने जानों पर रख लिया। मुझे वो रास्ता किसी ने कभी नहीं दिखाया, रानी ने रूंधी हुई आवाज में कहा। अब तो एक ही रास्ता है और वो रास्ता कब्र पर जाकर खत्म हो जाता है। मंसूर, मुझ पर एक करम करो, मोहम्मद खान मुझे दे दो। तुम अभी तक वहीं हो जहां से मैं तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा हूं। मंसूर ने रानी के हाथ से अपने हाथ खींचते हुए कहा, तुम्हारे दिल से इंतकाम का जज्बा अभी नहीं निकला। इंतकामी नहीं मंसूर, रानी ने कहा, यह कोई और जज्बा है जो तुमसे मोहम्मद खान की भीख मांग रहा है। रानी ने लंबी आ भरी और जज्बाती से लहजे में बोली, मोहम्मद खान मेरी जिंदगी है। मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी। मोहम्मद खान वाहिद आदमी है जो एक जादू की तरह मुझ पर गालिब आ गया था। मैं मोहम्मद खान को पुलिस के लिए नहीं, अपने लिए मांग रही हूँ। कुछ और मांगो रानी, मंसूर ने कहा। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो भी मोहम्मद खान पकड़ा जाएगा। मैं दिल्ली में नहीं रहूंगी, रानी ने कहा। सुबह तुम मेरा बंगला खाली देखोगे। मेरे पास ऐसे जराए मौजूद हैं जो मुझे और खानू को ऐसा गायब करेंगे कि तुम्हारी पुलिस का पूरा महकमा हमें ढूंढ नहीं सकेगा। अगर मैं कहूं कि तुम जज्बात का धोखा देकर मुझसे मोहम्मद खान को ले जाना चाहती हो तो क्या यह गलत होगा? मंसूर ने कहा। तुम जो जी चाहे समझो मंसूर, रानी ने कहा। मैं हार गई हूं। मैं अब सुकून से मरना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि जब मैं मरने लगूं तो मोहम्मद खान मेरे पास बैठा हुआ हो। क्या मोहम्मद खान तुम्हारे पास है? वो जहां कहीं भी है तुम्हें नहीं मिल सकता, मंसूर ने कहा। और मैं इतना कच्चा भी नहीं कि उसे शहर के अंदर कहीं छुपा कर रखूंगा। वो शहर से थोड़ी ही दूर है। अगर मैं पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से बात करूं तो मैं कहूंगा कि मोहम्मद खान मेरा ट्रम्प कार्ड है, और अगर मैं मंसूर की हैसियत से बात करता हूं तो मोहम्मद खान मुझे सगे भाइयों से ज्यादा अजीज है। मैं मान लेता हूं कि तुम अपने जज्बात से मजबूर होकर मुझसे मोहम्मद खान मांग रही हो, फिर भी मैं उसे खतरे में नहीं डालूंगा। मैं कोई ऐसी कसम नहीं खा सकती जिस पर तुम एतबार करो, रानी ने कहा। अगर एतबार कर सकते हो तो मैं यही कहूंगी कि ये मेरे जज्बात का मुतालबा है और मैं उसके लिए जो कीमत कहोगे देने के लिए तैयार हूँ। खजाना मेरे आगे ढेर कर दो रानी, मंसूर ने कहा। मैं मोहम्मद खान तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ मंसूर, रानी ने बड़े ही मखमूम लहजे में कहा। तुम ठीक कहते हो, मोहम्मद खान खजानों से ज्यादा कीमती हैं। एक बात कहूंगी मंसूर, तुम उसे इसलिए कीमती समझते हो कि उसने तुम्हारी तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं और आइंदा भी वो तुम्हारे काम आ सकता है, लेकिन मेरा मामला जज्बात का है। अगर मोहम्मद खान मेरे पास होता तो मैं कहती कि मेरी जान ले लो, मोहम्मद खान नहीं दूंगी। वो उठ खड़ी हुई, मंसूर भी उठा। क्या मैं उम्मीद रखूं कि तुमने अगर मुझे बचाने की कोशिश ना की तो मेरे खिलाफ कोई शहादत नहीं लाओगे? रानी ने मंसूर से ऐसे लहजे में पूछा जैसे उसने हथियार डाल दिए हों। फिर कहने लगी, मैं मोहम्मद खान को दिल से उतारने की कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे लिए शायद ये मुमकिन ना हो। हाँ रानी, मंसूर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। मोहम्मद खान को दिल से उतारने की कोशिश करो और ये कोशिश भी करना कि मोहम्मद खान को हासिल करने के लिए मेरे खिलाफ कोई ओछी हरकत कर ना बैठना। रहा मामला तुम्हें बचाने या फंसाने का, तो ये सिर्फ मेरे इख्तियार में नहीं। तुम्हारी किस्मत का फैसला तुम्हारे गिरोह का वो आदमी करेगा जो अस्पताल में जख्मी पड़ा है। अगर वो जिंदा रहा, और उम्मीद तो यही है कि वो जिंदा रहेगा, तो वो अपने जुर्म से इनकार नहीं करेगा और हो सकता है कि उसे सुल्तानी गवाह बना लिया जाए और वो तमाम निशानदेहियां कर दे। मुझे तो पता चला है कि डॉक्टरों ने उसके जिंदा रहने की जमानत दे दी है, रानी ने कहा। वो कुछ और कहने लगी थी, लेकिन एक आध लफ्ज मुंह से निकाल कर चुप हो गई। मैंने देखा कि उसका चेहरा और ज्यादा मुरझा गया था।
उसने मंसूर की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जैसे वो रहम की तलबगार हो। उसने सर झुका लिया और बाहर को चल पड़ी। मंसूर उसके साथ गया और दरवाजा बंद करके वापस आ गया। मैं दौड़कर पलंग के नीचे चला गया। मंसूर कमरे में आया और बोला, आ जाओ खानू। मैं पलंग के नीचे से निकल रहा था कि मंसूर ने कहा, रानी थी, आओ तुम्हें बताऊं वो क्या कह गई है। मैंने सब सुन लिया है मंसूर भाई, मैंने कहा। मैं इस दरवाजे के साथ खड़ा था और मैं दर्ज में से रानी को और आपको देखता भी रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है खानू? मंसूर ने पूछा। क्या वो वाकई तुम्हें इतना ज्यादा चाहती है? हाँ, मैंने जवाब दिया। मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन दरगाह में वो यूं मुझे अपने कब्जे में ले लिया करती थी जैसे माँ को अपना बच्चा बड़े अरसे बाद मिला हो। मंसूर भाई, रानी के चेहरे पर आपने बुढ़ापे के आसार देखे थे ना? कल परसों तक तो ये इतनी बूढ़ी नहीं थी। गुनाह जब दिमाग को चढ़ जाते हैं और अपना आप दिखाने लगते हैं तो इंसान की यही हालत होती है। मंसूर ने कहा, कल सुबह तक ये 60 साल की बुढ़िया नजर आने लगेगी। इस औरत में वाकई एक पुरस्रार ताकत थी। इसमें एक ऐसी मकनातीसी कुव्वत या तिलिस्माती कुव्वत थी कि हलाकू और चंगेज खान अगर इसके सामने आ जाते तो वो इसके कदमों में सर रख देते। वो एक शैतानी कुव्वत थी खानू। ये कुव्वत जब जायल होने लगती है तो इसका रद्द अमल बड़ा ही भयानक होता है। काला जादू चलाने वालों का अंजाम ऐसा ही होता है। बहरहाल मैं तुम्हारे मामले में ज्यादा मोहतात रहना चाहता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि रानी इस घर पर छापा मरवा दे, मैंने कहा। मैं तो सोचता हूँ कि यहाँ से निकल जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि आप फंस जाएं। हो सकता है, मंसूर ने कहा। कल मुझे कुछ ना कुछ पता चल जाएगा कि रानी क्या कर रही है। मेरे मुखबिर बड़े तेज हैं, वो रानी की एक एक हरकत पर नजर रखेंगे। मेरा ख्याल है कि मेरा डीएसपी और एसपी रानी की बात पर इतनी जल्दी एतबार नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका, लेकिन उन अंग्रेज अफसरों के दिलों में उसके खिलाफ एक शक पुख्ता हो गया है। मेरी जहनी हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे मैं एक पत्थर हूँ। रानी की इन बातों का और उसकी शिकस्त खुर्दगी का मुझ पर कुछ ना कुछ असर जरूर था, लेकिन मैं उस असर को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। सिर्फ एक ख्याल आता था कि यहाँ से भाग जाऊं। रात गुजर गई। रोजमर्रा की तरह सुबह तलू हुई। मंसूर अपनी ड्यूटी पर चला गया। अरोना घर के कामकाज से फारिग हुई तो मेरे पास आकर बैठ गई और हम रानी के मुतालिक पुरानी भी और नई भी बातें करते रहे। दिन इसी तरह गुजर गया। शाम हुई तो मंसूर का इंतजार शुरू हो गया। मंसूर 10 बजे के लगभग आया। हम इस इंतजार में थे कि वो आए और इकट्ठे खाना खाएं। अरोना ने उसे कहा कि वो जल्दी जल्दी नहा ले। ठहरो अरोना, मंसूर ने यूं कुर्सी पर बैठते हुए कहा जैसे कुर्सी पर गिर पड़ा हो। कहने लगा, एक वारदात और सुनो। वो जख्मी मर गया है, लेकिन जल्दी ही पता चल गया कि उसे मारा गया है। अगर उसे कत्ल किया गया है तो रानी के सिवा उसे कत्ल करवाने वाला और कौन हो सकता है? मैंने कहा, अब रानी हम पर वार करेगी। मुझे उम्मीद नहीं कि रानी हम पर वार करने के काबिल रहेगी। मंसूर ने कहा, पहले वारदात सुन लो। आज दिन के 3 बजे के लगभग एक नर्स नर्सों की वर्दी में उस कमरे में गई जिसमें जख्मी को रखा गया था। उसे खून लगा हुआ था। उस नर्स के पास इंजेक्शन वाली सिरिंज थी। जख्मी आंखें बंद किए बेहोश पड़ा था या शायद सोया हुआ था। नर्स ने खून वाली नाली में सिरिंज की सुई दाखिल कर दी और इंजेक्शन देने लगी। जिस मरीज को ग्लूकोजिया खून लगा हुआ हो, उसे कोई इंजेक्शन देना हो तो वो इस तरह दिया जाता है कि सुई उसके जिस्म में दाखिल करने के बजाय ग्लूकोजिया खून की नाली में दाखिल कर दी जाती है। ये नर्स इंजेक्शन दे रही थी कि वो नर्स आ गई जिसकी ड्यूटी में यह कमरा शामिल था। उसने किसी और नर्स को देखा कि वो जख्मी को इंजेक्शन दे रही है तो उसने उस नर्स से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें इस कमरे में किसने भेजा। इंजेक्शन लगाने वाली नर्स ने सुई बाहर निकाल ली और कहने लगी कि वो इस अस्पताल में आज ही आई है और उसे सर्जन ने कहा है कि ये इंजेक्शन इस मरीज को लगाओ। ड्यूटी नर्स ने कहा, यह कैसे हो सकता है, ड्यूटी पर तो मैं हूँ। और एक बिल्कुल अजनबी नर्स को भेज दिया गया। ड्यूटी नर्स को कुछ शक हुआ। नई नर्स बाहर को चल पड़ी। ड्यूटी नर्स ने उसे रोक लिया और उससे पूछा कि ये तो बता जाओ कि तुमने कौन सा इंजेक्शन दिया है ताकि मैं मरीज के रिकॉर्ड पर लिख लूं, और मुझे अपना नाम भी बताती जाओ। मैं नहीं मान सकती कि सर्जन ने मरीज का रिकॉर्ड देखे बगैर एक नई नर्स को एक ऐसे मरीज को इंजेक्शन देने के लिए भेज दिया हो जो बड़ा अहम मरीज है और जिस पर पुलिस का पहरा है। नई नर्स का अंदाज बता रहा था कि वो खिसकने की कोशिश में है। ड्यूटी नर्स ने आगे होकर उसे रोक लिया। नई नर्स ने सिरिंज ड्यूटी नर्स को दिखाते हुए कहा कि ये लो, अच्छी तरह देख लो कि मैं ये इंजेक्शन देने आई थी। ड्यूटी नर्स ने सिरिंज उसके हाथ से लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो नई नर्स ने ड्यूटी नर्स की कलाई मजबूती से पकड़ ली और सिरिंज की सुई कलाई से ऊपर ड्यूटी नर्स के बाजू में बड़ी तेजी से दाखिल करके कहा, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कौन सा इंजेक्शन है। ड्यूटी नर्स पुरानी सर्विस की औरत थी। वो जख्मी के पसे मंजर से भी वाकिफ थी। वो फौरन समझ गई कि यह जहर का इंजेक्शन है। यूं ही नई नर्स ने सुई उसके बाजू में दाखिल की, उसने चीख मारी। इसके साथ ही नर्स का वो हाथ पकड़ लिया जिसमें उसने सिरिंज पकड़ रखी थी
और अपना बाजू जोर से पीछे खींचा। कमरे से बाहर 2 पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी पर थे। वो चीख सुनकर बड़ी तेजी से कमरे में गए। ड्यूटी नर्स ने उन्हें कहा कि इस औरत को पकड़ लो, ये नर्स नहीं, इसके हाथ में जहर का इंजेक्शन है। कांस्टेबलों ने उसे पकड़ लिया और सिरिंज उसके हाथ से ले ली। ड्यूटी नर्स ने अपने बाजू को उस जगह से जरा ऊपर से मजबूती से पकड़ लिया जहां इंजेक्शन की सुई लगी थी। वो चीखती चिल्लाती डॉक्टर की तरफ दौड़ी। वो जान गई थी कि उसे जहर का इंजेक्शन दे दिया गया है। डॉक्टर अस्पताल में मौजूद थे। उन्होंने ड्यूटी नर्स को फौरन इंजेक्शन दे दिए और उसे संभाल लिया। वो खुशकिस्मत है कि उसके जिस्म में जहर का बामुश्किल एक कतरा ही गया होगा।